हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम देखेंगे रासायनिक बलगतिकी में जो रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके वेग, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखते हैं, उसको अलग अलग अभिक्रियाओं का लिखकर देखते हैं। आज इस वीडियो में पूरी इस वीडियो में जो है अभिक्रियाओं को उनकी अभिक्रियाओं के वेग को लिखने का तरीका ही सीखें। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम उसका अभिक्रिया का वेग निकालना या लिखना सीखें। ठीक, एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो 3A 2B के साथ रिएक्ट करता है, 3C और 5D बनाता है। 3A 2B के साथ रिएक्ट करता है, 2B से क्रिया करता है और C के 3 अणु और 5D बनाता है। अब इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग लिखना सीखेंगे। इस अभिक्रिया में सबसे पहले देखें अभिकारक यहाँ पे A तथा B है। दूसरा है उत्पाद यहाँ पर C तथा D है। ओके, C तथा D उत्पाद है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2, 3, 3, 5 ये जो होते हैं अभिकारक और उत्पाद के सामने जो अंक लिखे होते हैं, इन अंकों को रस समीकरणमिति गुणांक कहा जाता है। रस समीकरणमिति गुणांक, इनको रस समीकरणमिति गुणांक कहते हैं, जो कि यहाँ पे क्रमशः 3, 2, 3 तथा 5 हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण में अभिकारक A और B हैं, उत्पाद C तथा D हैं, रस समीकरणमिति गुणांक, इनके सामने अभिकारक और उत्पाद के सामने जो अंक लिखा हुआ है यह रस समीकरणमिति गुणांक। ठीक, तो ये जो रस समीकरणमिति गुणांक होते हैं, अभिक्रिया का वेग लिखते समय रस समीकरणमिति गुणांक से भाग दिया जाता है। ओके, सीखेंगे अपन उसको। तो चलिए अब लिखने की कोशिश करते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा। हमने सीखा है कि अभिक्रिया का वेग दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी सांद्रताओं में जो परिवर्तन होते हैं उनको लिखते हैं। तो जैसे अब A की बात करें तो अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, गुण कोष्ठक के अंदर उसको लिख देते हैं, वह उसकी सांद्रता है, और डेल लिखने से वह जो है क्या करता है, सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाता है, और किसी समय में है इसलिए नीचे क्या लिखते हैं, डेल टी। ओके, अब इसके सामने क्योंकि अभिकारक का है इसलिए माइनस, और रस समीकरणमिति गुणांक का भाग लगाते हैं। ये रस समीकरणमिति गुणांक का भाग लगाएंगे, मतलब 1/3। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं, यह एक अभिक्रिया का वेग है। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि दो अभिकारक हैं, दो उत्पाद हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया की दर या वेग जो है 4 तरीके से लिख सकते हैं। ये पहला हो, ठीक है, ये क्या हो गया, पहला। या तो फिर और लिख सकते हैं, या दूसरा अभिकारक है B, तो B की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल टी, क्योंकि अभिकारक है इसलिए सामने माइनस, और ये रस समीकरणमिति है, उसका क्या करना है, भाग देना है। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये किनके संदर्भ में, ये सब अभिकारक हैं, तो अभिक्रिया का वेग लिखते समय उनके सामने माइनस लगा है। ठीक, अब दूसरे तरीके से अगर अभिक्रिया का वेग लिखें, वो किनके संदर्भ में,
उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग। तो उत्पाद कौन कौन सा है भाई? C। तो C की सांद्रता, लो ये सांद्रता, C की सांद्रता में परिवर्तन के लिए डेल, नीचे में भी समय के साथ है इसलिए डेल T, क्योंकि इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वह धनात्मक होता है, यानी कि बढ़ता जाता है, इसलिए सामने धन है। और अब क्या करेंगे, इसमें रस समीकरण मिति का भाग देंगे, इसके सामने प्लस है, ठीक है, ये प्लस है इसके सामने क्योंकि वृद्धि होती है, ये हो गया। या फिर और क्या लिख सकते हैं, दूसरी जो उत्पाद है D, ये D की सांद्रता को दर्शाने के लिए गुरु कोष्टक, सांद्रता को परिवर्तन को दर्शाने के लिए सामने डेल का गुणा, फिर डेल T और रस समीकरण मिति गुणांक का भाग, ठीक। तो इस तरीके से, तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग -1/3 A की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या फिर हो सकता है -1/2 B की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या फिर हो सकता है 1/3 C की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या 1/5 D की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ओके, ये है किसके संदर्भ में? उत्पाद के संदर्भ, ठीक। तो इस तरीके से हम इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपको याद रखना है कि रस समीकरण मिति गुणांक से भाग देना है, इन गुण क्या देना है, इनसे भाग देना है, रस समीकरण मिति गुणांक से भाग देना रहता है। ओके, ठीक है, चलिए ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। ओके, समझ आ गया? ठीक, नहीं आया है? आ रहा है ना? ठीक, ओके। अगला दूसरे उदाहरण से और समझते हैं। आज हमको इसको सीख ही लेना है कि किस तरीके से हम अभिक्रिया के वेग को निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है और अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है। जो भी नंबर होगा आप देख लीजिएगा, ठीक। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है और अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जरूरी बात है कि समीकरण को संतुलित करना है, बिना समीकरण को संतुलित किए आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए इसको समीकरण संतुलित करने के लिए हम 3 अगर कर देते हैं 2, इस तरीके से ये क्या हो जाता है, समीकरण जो है यहाँ पे संतुलित हो गए, ठीक। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 6 इधर हाइड्रोजन 6। तो सबसे पहली बात, समीकरण को क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करना है। अगर वह समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित करना है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक। ओके, ये अति आवश्यक है भाई, इसमें जितना स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए। बिना समीकरण को संतुलित किए आप अभिक्रिया की वेग का सही निर्धारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस समीकरण के लिए अभिक्रिया का वेग निकाल के देखते हैं, सूत्र निकालते हैं। अभिक्रिया का वेग तो आप जानते हैं, इतना तो सीख ही लिए होंगे कि अब तक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को भी दर्शाते हैं और उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन, ठीक। तो इसके लिए अगर अभिक्रिया का वेग देखें तो इसके संदर्भ में नाइट्रोजन एक अभिकारक है इसलिए उसके सामने क्या लगेगा, माइनस, ठीक। नाइट्रोजन की सांद्रता के लिए क्या करेंगे, नाइट्रोजन को गुरु कोष्टक के अंदर रखेंगे, ये नाइट्रोजन की सांद्रता कहलाएगी। अब नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डेल से, तो उसको डेल लिखिए, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होगा तो नीचे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेल, ठीक। या तो ये हो सकता है, ठीक, ओके, ये हो सकता है इसके अभिक्रिया का वेग। अगर हाइड्रोजन को लेके समझाएंगे ये भी हो सकता है। अगला हाइड्रोजन भी क्या है, अभिकारक है, तो उसकी सांद्रता में कमी आती है इसलिए माइनस। अब हाइड्रोजन की सांद्रता को दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, गुरु कोष्टक में हाइड्रोजन को लिखेंगे, उसके सामने डेल, है ना। अब
और नीचे में समय। अब आप एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक, तो रस समीकरण मिति गुणांक से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो 1/3। तो ये भी एक अभिक्रिया का वेग निकालने का सूत्र है। ठीक, अब अगर हम उत्पाद के संदर्भ में देखें, है ना, अगर उत्पाद को ले लेते हैं, ठीक, ऐसा कर सकते हो, या तो फिर अगर उत्पाद को लेना हो तो और क्या हो सकता है, अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन, अमोनिया की सांद्रता, और अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन के लिए सामने डेल और नीचे समय के साथ, इसलिए डेल टी। अब इसमें क्या है, रस समीकरण में गुणांक कितना है, 2 है, तो क्या करेंगे आप, 2 से भाग देंगे, इसके सामने प्लस है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है। ठीक, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। ठीक, इसको एक साथ लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, वेग बराबर, या तो हो सकता है डेल नाइट्रोजन की सांद्रता बटे डेल टी बराबर माइनस का 1/3 हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल टी, या बराबर 1/2 अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल टी। ठीक, इनमें से आप जिसको मन करे उसको आप अभिक्रिया की वेग के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए लिख लीजिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है और पानी का अणु बनाता है। ठीक, अमोनिया NH3 ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है तथा पानी का अणु बनाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें समीकरण को संतुलित करना। ठीक है भाई, तो संतुलित करते हैं, तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल। मान के चलो ये कितना, 4 अणु भाग लिए, और ये जो है ये 5 अणु भाग लिए, और इधर जाके जो है 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 4। ठीक, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस समीकरण के लिए हमको कुछ चीजें निकालनी है। ठीक, इस समीकरण के लिए हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो इस समीकरण के लिए हमको निकालना है अभिक्रिया का वेग। ओके, तो हो सकता है इसको औसत वेग, या औसत वेग लिख लेते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग। ठीक है, अभिक्रिया का औसत वेग, है ना, औसत वेग। ठीक, औसत वेग ज्ञात करना है। ओके, इस अभिक्रिया के लिए NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उत्पादन की दर, NO की उत्पादन की दर निकालना है। उत्पादन की दर क्या होगी ये निकालना है। और जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की विलुप्त होने की दर, ऑक्सीजन की विलुप्त होने की दर, इसका कैलकुलेशन हमको करना है। ठीक है, एक प्रश्न है, एक समीकरण है जिसमें हमको उसका औसत वेग निकालना है, नाइट्रोजन की उत्पादन की दर निकालना है, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उत्पादन की दर और ऑक्सीजन की विलुप्त होने की दर। ठीक है, ओके, तो ये हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर केवल वेग बोले, है ना, अभिक्रिया का केवल वेग अगर बोलते हैं, तो अभिक्रिया का वेग केवल निकालेंगे तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है माइनस का 1/4। सबसे पहले तो अमोनिया की क्या, सांद्रता, सांद्रता को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, गुरु कोष्ठक में लिखते हैं, और थोड़ा सा परिवर्तन को डेल, और नीचे में समय। ठीक, अब क्योंकि ये क्या है, अभिकारक है,
अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता कमी होती है, इसलिए माइनस। और इसमें रस समीकरण में T गुणांक 4 है तो 1/4, 4 का जो है इसमें भाग देते थे। ठीक, ये हो सकता है केवल अभिक्रिया का वेग बोले तो। दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाने के लिए गुरु कोष्ठक, सांद्रता को दर्शाने के लिए गुरु कोष्ठक, उसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए डेल, समय के साथ परिवर्तन होता है इसलिए डेल टी, और क्योंकि अभिकारक है इसलिए माइनस, और इसमें रस समीकरण में T गुणांक है उसका क्या लिखते हैं, भाग। ये भी हो सकता है अभिक्रिया का वेग। ठीक, और क्या होगा, उत्पाद को लेकर देखें तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, और क्योंकि ये उत्पाद है इसलिए यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। और इसके सामने क्या लिखा है, इसके सामने रस समीकरण में T गुणांक है जिससे क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, या तो फिर ये हो सकता है अभिक्रिया का वेग। फिर अगला क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है पानी की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, और कितना है रस समीकरण में T गुणांक उससे भाग। ठीक, तो अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो अभिक्रिया का वेग इस अभिक्रिया के लिए ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक, किसी को भी लेकर लिखेंगे तो सही है। ठीक, लेकिन पूछा गया है यहाँ पे औसत वेग, औसत वेग पूछा है, इसका मतलब ये क्या होगा कि जो औसत वेग है, औसत वेग, यह आपको सबको एक साथ दिखा दोगे तो आपको औसत वेग मिल जाए। ठीक है, जैसे -1/4, ठीक, डेल NH अमोनिया की सांद्रता बटे डेल टी बराबर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या है, -1/5 है ना, ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक, बराबर अगला क्या है, 1/4 है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल टी बराबर क्या है, 1/6 पानी की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि उत्पाद जो है उसकी उत्पाद की मात्रा बनता है उसकी बढ़ने का, है ना, उत्पाद जो है बढ़ता है उसमें। ठीक, तो ये क्या है, औसत वेग को दर्शाता है। ठीक है, ये औसत वेग, ये पूछा है इस प्रश्न में। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, बी क्या कहता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के उत्पादन की दर, यही लिख देते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उत्पादन की दर कौन सा है भाई, ये। ठीक, देखो इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या क्या, अमोनिया का विघटन होने की दर भी अभिक्रिया का दर ही है, ऑक्सीजन का विघटन होना या विलुप्त होना अभिक्रिया का दर है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बनना अभिक्रिया का दर है, पानी की सांद्रता देखिए वाटर मॉलिक्यूल का भी जो है बनना, यहां पर भी क्या है, अभिक्रिया का दर है। तो ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उत्पादन की दर क्या है, तो ये है भाई, ये लिख लीजिए बराबर, यही लिख लें, यही लिख देता हूं सीधा जगह है, तो 1/4 डेल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बटे डेल टी, ये जो है ये है क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उत्पादन की दर। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन की विलुप्त होने की दर कौन सा है भाई, ये देखो अभिकारक है इसलिए ये विलुप्त होते हैं, है ना, ये विलुप्त होता है, ये भी विलुप्त होता है, ये दोनों उत्पाद हैं इसलिए इसका क्या होता है, बनने की दर, या इसको क्या बोलेंगे, बनने की दर या उत्पादन की दर। ठीक है भाई, ये विलुप्त होता है, ये उत्पादन होता है, बनता है। ठीक, तो इसका उत्पादन की दर, उसका विलुप्त होने की दर, तो ऑक्सीजन की विलुप्त होने की दर, जो ऑक्सीजन की विलुप्त होने की दर कितना है, ये -1/5 डेल ऑक्सीजन की सांद्रता बटे डेल टी, ये है क्या, इसके विलुप्त होने की दर। ठीक, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर जो है दे सकते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।